यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट, और ये आपकी बुक का लास्ट टॉपिक है करके। ठीक है, तो चलिए सर, सबसे पहली चीज एक बात बताइए सर, ये रिटर्न का मतलब क्या होता है? क्या रिटर्न का मतलब गोलमाल रिटर्न से है? राइट आंसर इज नो। रिटर्न का मतलब होता है आईटीआर। आईटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। अब गाइस एक बात बताओ, जब आप प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हो तो उस इनकम का पूरा डिटेल आपको अपने रिटर्न में फाइल करना रहता है। उसके साथ साथ में कितना टैक्स आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब हिसाब आपको देना पड़ता है रिटर्न में। तो उसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है? तो सेक्शन होती है 139(1), जिसको अपन बोलेंगे नॉर्मल रिटर्न। रिटर्न किसको फाइल करना पड़ता है पता है? अगर कोई कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है ना, इंक्लूडिंग एलएलपी, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मींस उनको तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। अगर कोई कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड एलएलपी, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब भाई साहब, अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया या पार्टनरशिप फर्म एलएलपी का फॉर्मेशन हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मींस आपको रिटर्न फाइल करना ही करना है। तो रिटर्न फाइल करना ही करना है। जैसे एक कंपनी है, उसका आपने फॉर्मेशन किया 29 मार्च 2026 को। सर इस साल में वो कंपनी सिर्फ 3 डेज था, उसका कोई बिजनेस नहीं है, तो भी क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस, तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो ये चीज तो दिमाग में डाल दो कि जो कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है इंक्लूडिंग एलएलपी, इनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। और बाकी लोगों को रिटर्न फाइल करना है या नहीं? तो गाइस बाकी लोगों को रिटर्न तभी फाइल करना है अगर इनका ग्रॉस टोटल इनकम है ना। बट ग्रॉस टोटल इनकम भी बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला अगर ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना है, अदरवाइज रिटर्न फाइल नहीं करना। चलो अपन एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग यहां पे बैठेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी के लिए रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अदर एसएससी को रिटर्न तभी फाइल करना है जब ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज का एग्जेम्पशन लेने से पहले अगर उनका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन क्या होता है? तो न्यू टैक्सेशन रिजीम में बेसिक एग्जेम्पन 4 लाख है, और ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में बेसिक एग्जेम्पन कितना है आपका? 2,50,000। तो जैसे यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है, एक बंदा है जिसका नाम है राम, और राम जो है वो 115 बीएससी को आप इग्नोर करो, और बेटा उसकी एज 32 ईयर्स है। अब एक बात समझो, उसका पीजीबीपी का इनकम 2 लाख है, आईएफओएस का इनकम है वो 120 है। यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम 320 हुआ, यहां पे उसने डिडक्शन ले लिया 1 लाख का, इसका नेट टैक्सेबल इनकम 220 है। क्या इसको कोई टैक्स भरना पड़ेगा? राइट आंसर इज नो। टैक्स भरने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या इसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज यस, इसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बिकॉज दिस ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन। ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना, आपको ग्रॉस टोटल इनकम देखना है, ये बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। आंसर इज यस, तो इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। राइट आंसर इज यस, इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। दूसरे एग्जांपल में एक बात समझो, एक बंदा है जिसका 1,50,000 है, वो पीजीबीपी का इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम है वो 10 लाख था, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट हो गया, तो ग्रॉस टोटल इनकम 1,50,000 है, नेट टैक्सेबल इनकम भी 1,50,000 है। क्या इसको टैक्स भरना आएगा? राइट आंसर इज नो, देयर इज नो टैक्स। टैक्स नहीं आएगा क्योंकि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? राइट आंसर इज नो, रिटर्न भी फाइल नहीं करना क्योंकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है। तीसरा एग्जांपल इसका, अगर आपका पीजीबीबी का इनकम 150 है, लेकिन आपका एलटीसीजी 50 लाख था, लेकिन उस एलटीसीजी में आपने 54EC का एग्जेम्पशन ले लिया। 54EC मतलब वो एनएचए, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल, इरेडा वगैरह के बॉन्ड्स खरीदते हैं ना। तो अगर आपने 54EC का एग्जेम्पशन ले लिया, कितना? 50 लाख का। अब एक बात बताओ, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम तो 150 है, नेट टैक्सेबल इनकम 150 है, टैक्स तो नहीं भरना, बट रिटर्न फाइल करना है या नहीं? तो रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है? अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, बट बिफोर क्लेमिंग दिस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, ये एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा होना चाहिए। तो एक बात बताओ, एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला आपका ग्रॉस टोटल इनकम तो 51,50,000 है, क्या बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है? राइट आंसर इज यस। तो क्या यहां पे आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? राइट आंसर इज यस, यहां पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, बाकी के लिए रिटर्न तभी फाइल करना है जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम, बट बिफोर क्लेमिंग द 54 की सीरीज का एग्जेम्पशन क्लेम करने से पहले वाला ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। गाइस यहां पे एक और चीज समझना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इंडिविजुअल है,
तो इंडिविजुअल, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। इफ ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैविंग अ साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मतलब वापस से बोल रहा हूं कि अगर कोई आर एंड ओ आर है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, उसका इंडिया के बाहर कोई असेट है या इंडिया के बाहर की एंटिटी में कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे फॉरेन की पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है या फॉरेन की कंपनी के शेयर है या इंडिया के बाहर किसी अकाउंट का उसके पास साइनिंग अथॉरिटी है, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। जैसे अपन ने क्लास में सीखा था, एक बंदा है जिसका नाम है गणेश। गणेश का मान लो थाईलैंड में एक फ्लैट है, तो भैया गणेश को इंडिया में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है अगर गणेश आर एंड ओ आर है तो। या फिर उसके पास मेटा आईएनसी जो फॉरेन की कंपनी है उसके शेयर्स है, या फिर मान लो उसका स्विस बैंक में अकाउंट है। तो अगर तीनों में से कुछ भी चीज है तो यहां बेनिफिशियल ओनर को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब एक और चीज समझना, आप थोड़ी देर के लिए इसको भूलो। अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो और आप बेनिफिशियल ओनर नहीं हो बट आप बेनिफिशियरी हो, और बेनिफिशियरी किस चीज के हो पता है? इफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो यहां बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी का मतलब यह होता है कि आप जो है वो किसी असेट से आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप उसके ओनर नहीं हो। एग्जांपल के लिए मान लो फॉरेन में एक जो है इवांका ट्रंप, उसका एक फ्लैट है। इवांका ट्रंप यूएसए की है, उसका एक फ्लैट है, वो यूएसए में है। इवांका ने क्या किया पता है? ये वाला जो यूएसए का फ्लैट है ये रोशन को दे दिया। रोशन आर एंड ओ आर है और रोशन को बोला कि रोशन चल तू ये फ्लैट के मजे ले, तू चाहिए तो 2 साल तक इस फ्लैट के मजे ले, और रोशन को यूज करने के लिए दे दिया। तो एक बात बताओ, यहां पे ओनर कौन है? ओनर तो इवांका है, लेकिन रोशन क्या हो गया? बेनिफिशियरी हो गया। तो गाइज रोशन जो बेनिफिशियरी है ना, उसको भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन गाइज यहां पे एक एक्सेप्शन ये आता है कि बेनिफिशियल ओनर अगर अपना रिटर्न फाइल कर देता है तो फिर बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे इवांका ट्रंप ने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में रोशन को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है? ये जो ऊपर देखा था वो तो है ही है, उसके अलावा अगर मान लो आपका करंट अकाउंट या अकाउंट्स है, मींस आपके जो बैंक के साथ में करंट अकाउंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस के साथ में, कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, आपके जो करंट अकाउंट या अकाउंट्स है उन सब में मिला के अगर आपका एग्रीगेट डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या फिर सेविंग अकाउंट या अकाउंट्स है, उसमें अगर आपका डिपॉजिट 50 लाख रुपीस और मोर हो जाता है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, आपका करंट अकाउंट या अकाउंट्स में मिला के जो डिपॉजिट होता है, वो डिपॉजिट अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा है पूरे साल में तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। या फिर आपके सेविंग अकाउंट या अकाउंट्स में डिपॉजिट 50 लाख रुपीस और मोर हो जाता है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर पूरे साल में मिला के 60 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। या प्रोफेशन के केस में आपकी ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा करते हैं 2 लाख रुपीस से ज्यादा अपने लिए या किसी और के लिए, फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एंड गाइस अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा हो गया तो आपका रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। एंड गाइस लास्ट पार्ट ये बोलता है कि अगर आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है वो पूरे साल में मिला के 25,000 या उससे ज्यादा हुआ है और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 या उससे ज्यादा हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो देखो बेटा मेरी तरफ देखो, रिटर्न किस किस को फाइल करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर एक बात बता दो ना, ये रिटर्न जो है ये रिटर्न किस किस को फाइल करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल वे में बताऊं। देखो रिटर्न किस किस को फाइल करना है, कंपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अदर एसएससी के लिए रिटर्न तभी फाइल करना है जब आपका ग्रॉस टोटल इनकम, बट बिफोर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज की एग्जेम्पशन लेने से पहले वाला ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, दैट इज आर एंड ओ आर करके, आर बट एनओआर को छोड़ के, तो आर बट एनओआर को छोड़ के तो आर एंड ओ आर ही होगा। आर एंड ओ आर है, ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और अ साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बेनिफिशियल ओनर को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आप बेनिफिशियल ओनर नहीं हो, आप बेनिफिशियरी हो ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो बेनिफिशियरी को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बट अगर बेनिफिशियल ओनर ने इनकम को अपनी इनकम में जोड़ दिया है और रिटर्न फाइल कर दिया है तो बेनिफिशियरी को फिर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा गाइस अगर आपके जो करंट अकाउंट और अकाउंट्स है उसमें डिपॉजिट मोर देन 1 करोड़ रुपीस हुआ तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
सेविंग अकाउंट या अकाउंट्स में डिपॉजिट 50 लाख रुपीस और मोर हुआ तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा अगर 2 लाख से ज्यादा हुआ तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर पूरे साल का मिला के 1 लाख से ज्यादा हो गया तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है या प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसिट 10 लाख से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एंड अगर आपका टीडीएस टीसीएस कटा है या कलेक्ट हुआ है वो 25,000 या उससे ज्यादा है, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपीज या उससे ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना गाइस, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। तो ड्यू डेट को आप ऐसे याद रखिए, सबसे पहले जो कैप वाले लोग हैं, CAP कैप वाले, कैप में कौन कौन आता है अभी बताऊंगा। जो कैप वाले लोग हैं ना उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। और कैप का मतलब होता है, C का मतलब कंपनी, ए का मतलब ऑडिट पार्टी, ऑडिट पार्टी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। तो भाई साहब जिसकी ऑडिट होती है उसके लिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। एंड तीसरा, पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब अगर फर्म की ऑडिट होती है तो उसके पार्टनर के लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है ना वो भी आपकी 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर रहेगी। तो इन सिंपल वर्ड मैं बताऊं, जो कैप वाले लोग हैं उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर है। कैप में कौन कौन आएगा, C का मतलब होता है कंपनी, ए का मतलब होता है ऑडिट पार्टी, ऑडिट पार्टी मतलब जब पर्सन रिक्वायर्ड टू ऑडिट देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। एंड P का मतलब होता है पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो उनकी ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की 31 अक्टूबर। गाइस जिन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, आप मुझे बोलोगे ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, ये सीए फाइनल में आएगा। जिन लोगों पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है ना उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। और बाकी आपके और मेरे जैसे जितने भी गरीब लोग बचे उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट में आप क्या बोलोगे, कैप वालों के लिए 31 अक्टूबर और बाकी के लिए 31 जुलाई, सिर्फ इतना याद रखना है। जो कैप वाले लोग हैं, कंपनी और ऑडिट पार्टी और पार्टनर ऑफ द फर्म एंड फर्म अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, तो इनके लिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बाकी के लिए 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। अब गाइस एक और चीज समझना, होता क्या है पता है, ये जो गोवा है, दादरा एंड नगर हवेली है, एंड गाइस ड्यू जो है ना, ड्यू दादरा नगर हवेली एंड गोवा, वहां पे है ना पोर्चुगीज सिविल कोड फॉलो होता है। वहां पे बहुत सारे पोर्चुगीज लोग हैं जिनके पास में पोर्चुगीज धर्म फॉलो करते हैं, है वो इंडियन सिटीजन ही करके, ठीक है, वो इंडिया के ही है लेकिन वो पोर्चुगीज सिविल कोड है वो फॉलो करते हैं। और उनके पोर्चुगीज सिविल कोड में क्या होता है पता तुमको, कि जो हस्बैंड की इनकम है अदर देन सैलरी, सब इनकम वाइफ में इक्वली डिवाइड होगी और वाइफ की जो इनकम है वो हस्बैंड में इक्वली डिवाइड होगी अदर देन सैलरी। तो गाइस इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है, अगर वो पोर्चुगीज लोग अगर इनकम कमाते हैं तो उस इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हस्बैंड और वाइफ। अब एक बात समझो, इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ में से मान लो एक बंदा किसी फर्म का पार्टनर और फर्म की ऑडिट होती है, तो उसके हस्बैंड के लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर ना। तो गाइज उसकी वाइफ के लिए भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी। तो अगर यहां पे एक स्पाउस की ड्यू डेट 31 अक्टूबर है तो उसके जो दूसरा स्पाउस रहेगा ना उसकी ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ना तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों को रिटर्न फाइल करने से एग्जेम्प्ट कर सकती है कि इनको अपना रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सर एक बात बताओ, क्या ऐसा एग्जेम्प्ट कर रखा है? राइट आंसर इज यस, लेकिन वो सीए इंटरमीडिएट में नहीं है, वो सीए फाइनल में। तो ये सेक्शन यहां पे आप छोड़ सकते हैं, यहां पे आपके काम की नहीं है। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं, 139(3) दैट इज द लॉस रिटर्न। कि सर एक बात बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट होता है तो अपने को रिटर्न फाइल करना पड़ता है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो क्या रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं? ए गाइस एक बात बताऊं ना, लॉस हुआ ना तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्यों पता है तुमको? क्योंकि एक सेक्शन होती है सेक्शन 80, और ये 80 सेक्शन है ना, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की सेक्शन है। ये क्या बोलती है पता है, कि अगर आपको लॉस होता है अंडर द हेड पीजीबीपी हेड में, या कैपिटल गेन हेड में, या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में, अगर ये 3 जगह आपका लॉस होता है, कहां पे? या तो पीजीबीपी में, या कैपिटल गेन में, या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में, अगर ये 3 जगह लॉस हुआ ना तो बाबू आपको अपना रिटर्न है ना वो अप टू ड्यू डेट फाइल करना पड़ेगा। जो ड्यू डेट आएगी ना वो ड्यू डेट तक फाइल करना पड़ेगा, 31 जुलाई तक फाइल करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, वो लॉसेस आपके लैप्स हो जाएंगे। तो गाइस अगर आपको याद रहे तो ये अपना जो क्लास में जब मैंने समझाया था तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लो आपका लॉस होता है, तो लॉस हुआ अंडर द हेड पीजीबीपी, कैपिटल गेन या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो फाइल रिटर्न ऑन टाइम अप टू द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), अदरवाइज लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड।
लेकिन गाइज अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, भले आपने लेट रिटर्न फाइल किया। बट गाइज अगर आपके ये 3 लॉस होते हैं ना, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो वो लॉसेस क्या नहीं होंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे करके, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया। एग्जाम्पल क्या है, प्रीवियस ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई था और मैंने रिटर्न लेट फाइल किया, रिटर्न लेट फाइल किया। अब यहां लॉस कौन सा है, पीजीबीपी का लॉस 2 लाख है, कैपिटल गेन हेड का लॉस 1 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 150 है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 50 है। तो गाइस देखो, ये पीजीबीपी का लॉस और कैपिटल गेन हेड का लॉस है, दैट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। बट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट, राइट आंसर इज यस, इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ कि मैंने लेट रिटर्न फाइल किया और मेरा पीजीबीपी का लॉस और कैपिटल गेन हेड का गेन है। देखो, पीजीबीपी के लॉस क्या कैपिटल गेन हेड के गेन से सेट ऑफ होते हैं, पीजीबीपी के लॉस कैपिटल गेन एलटीसीजी से सेट ऑफ होते हैं, राइट आंसर इज यस हो सकते हैं। तो लेट रिटर्न फाइल किया तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट क्या सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं, हम कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते लेकिन क्या सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं, राइट आंसर इज यस बाबू, आप सेट ऑफ कर सकते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। मतलब जिस ईयर में लॉस हुआ और आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो वो लॉसेस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, जैसे यहां पे अपन ने सेट ऑफ कर दिया, लेकिन इस लॉसेस को, जो 3 लाख का लॉस है ना, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, जो पीजीबीपी का लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब एक और चीज समझना, ये जो कंडीशन है ना कि जिस ईयर में लॉस हुआ उस ईयर का रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना है। अगर लॉस पीजीबीपी का है, कैपिटल गेन का है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का है, नहीं तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये कंडीशन सिर्फ उसी ईयर के लिए है टाइम पे रिटर्न फाइल करने की जिस ईयर में लॉस हुआ है। अगर जिस ईयर में आप उसको सेट ऑफ कर रहे हो ना, उस ईयर में आपने अगर मान लो लेट रिटर्न फाइल किया तो भी चलेगा। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ कि भैया इस साल में मेरे को पीजीबीपी का लॉस हुआ 5 लाख का, मैंने रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया 19 जुलाई 2026 को। अगले साल क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट हुआ और अगले साल का रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, क्या ये लॉसेस को सेट ऑफ मार सकते हैं, राइट आंसर इज यस। क्योंकि यहां पे जो लॉस हुआ था ना, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, राइट आंसर इज यस, बिकॉज आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया था। तो अगले साल जब आप सेट ऑफ ले रहे हैं ना, उस ईयर में भले आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड में एक बात बताऊं, जिस ईयर में लॉस खाते हो, जिस ईयर में लॉस इंकर होता है, जिस ईयर में लॉस सस्टेन होता है, उस ईयर का रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना है, तभी आप पीजीबीपी के लॉस, कैपिटल गेन हेड के लॉस एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अदरवाइज वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेंगे। दिस इज द सेक्शन 139(3). चलिए उसके बाद में गाइस अगली सेक्शन आती है, दैट इज द सेक्शन 139(4) इज रिलेटेड टू द बिलेटेड रिटर्न। कि सर एक बात बताओ, हमने जो रिटर्न फाइल करना था, हम रिटर्न फाइल करना था, वो उसकी ड्यू डेट होती है। ड्यू डेट क्या होती है, नॉर्मली 31 जुलाई होती है, और जो कैप वाले लोग हैं उनके लिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। सर अगर मान लो हमने उस डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या हम उसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं, राइट आंसर इज यस। आपको 139(4) ये पावर देती है कि आप चाहे तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट क्या होता है पता है, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो जो भी आपका 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर रहेगा और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, इस डेट तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो देखो जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं कि आप बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, तो गाइस देखो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर है, ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर है। असेसमेंट ईयर में ये आपके रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी। अगर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई थी, ये डेट अगर आपने मिस कर दी तो क्या आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, राइट आंसर इज यस। बट कब तक कर सकते हैं, 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो आपके एग्जाम के लिए आपका असेसमेंट ईयर 26-27 है, तो 26-27 आपका असेसमेंट ईयर है, तो 26-27 में यहां पे 31 दिसंबर 2026 को, सो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अब आप मुझे बोलोगे ये असेसमेंट क्या होता है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या होता है, ये सीए फाइनल में आएगा। बट बहुत बार क्या है होता है पता है, ऐसा एओ कर सकता है, एओ मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, आपका ये डेट जाने से पहले यहां पे उसने असेसमेंट कर दिया अंडर सेक्शन 144। अब आप बोलोगे 144 क्या होता है, ये सीए फाइनल में आएगा। अगर उसने असेसमेंट कर दिया तो इस डेट के बाद फिर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। बट ये मैं बताऊं, आप अपने एग्जाम के लिए, इंटरमीडिएट के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं, टिल 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो टिल 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो एक बात बताओ, आपको कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया,
आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, जैसे 31 जुलाई तक करना था लेकिन आप बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, तो मैं बताऊं आपको 5 मंथ का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ का मिल गया। लेकिन अगर आपकी 31 अक्टूबर ड्यू डेट थी तो आपको सिर्फ 2 मंथ का टाइम तो एक्स्ट्रा मिला ना। एक बात बताओ, अब आप मुझे बोलोगे सर बिलेटेड रिटर्न जब इस डेट तक कर सकते हैं तो फिर हमको ऐसा क्यों बोलते हैं हमारे ऑफिस में कि छुट्टी मत लो और आप यहां पे ऑफिस आओ और 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल करो, ऐसा क्यों बोलते हैं गाइस? उसके पीछे कुछ कारण है और वो कारण ये है कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे ना तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले आपके जो लॉसेस होते हैं ना वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, अभी मैंने बताया। अभी इसके पिछली सेक्शन में बताया था कि आपके जो लॉसेस होते हैं अंडर द हेड पीजीबीपी, कैपिटल गेन और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो। दूसरा आपके साथ क्या हो सकता है पता है? कल मैंने आपको बताया था जब टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के रिटर्न में आपने देखा होगा 234A का इंटरेस्ट लग जाता है लेट रिटर्न फाइल किया तो। एक आपको फीस लग जाती है 5,000 रुपीज और 1,000 रुपीज जब आप लेट रिटर्न फाइल करते हो। तो लेट रिटर्न फाइल करते हो तो आपको फीस लग जाती है नॉर्मली 5,000 रुपया, बट अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो 1,000 रुपए का 234F का फीस लग जाता है। एंड गाइस एक बात बताऊं, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो ना तो आप 10AA SEZ वाला एंड 80QQB 80 RRB एंड 80 JJAA ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया। तो अगर आपको ये डिडक्शन चाहिए ना तो आपको रिटर्न है वो अपना टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज यस, कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? दैट इज अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन जब भी आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं आपके साथ में ये 4 चीजें हो सकती है। एक तो क्या आपके लॉसेस अगर पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाले हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। दूसरा 234A का इंटरेस्ट लग जाएगा। तीसरा वो फीस लग जाएगी। और चौथा आपके जो इनकम बेस्ड डिडक्शन होते हैं 10AA, 80QQB, 80 RRB एंड 80 JJAA ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने लेट रिटर्न फाइल किया तो। अब एक और चीज समझना सर, एक बात बताओ, अगर मान लो हमने रिटर्न पहले फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 139(1), 139(1) मतलब इस पीरियड में, या 139(4) इस पीरियड में, लेकिन उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई, ओमिशन हो गई, तो क्या उस रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने रिटर्न फाइल किया अंडर सेक्शन 139(1) में या 139(3) में लॉस रिटर्न या 139(4) में बिलेटेड रिटर्न, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई, ओमिशन हो गई, आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन रिवाइज कब तक कर सकते हैं? तो रिवाइज का टाइम लिमिट भी वही है जितना बिलेटेड का टाइम है। और बिलेटेड का टाइम क्या है? 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो रिवाइज रिटर्न का भी टाइम लिमिट रहेगा 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, मींस 31 दिसंबर 2026 तक आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो आपने रिटर्न यहां पहले फाइल किया या यहां पे फाइल किया, आप चाहे तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। सर एक बात बताओ, कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? आप n नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं इस टाइम के अंदर अंदर। मींस सुबह चाय पीते टाइम, दिन में अगर मान लो खाना खाते टाइम, रात को वो रिप्लाई नहीं कर रही है और बैठे बैठे क्या करे, तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। राइट आंसर इज यस, आप इस डेट तक रिवाइज कर सकते हैं अप टू 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। उसके बाद में आप रिवाइज है वो नहीं कर सकते है करके, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे तो आपका बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट क्या था? दैट इज द बिफोर 3 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, इन सिंपल वर्ड 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। और यहां पे भी टाइम लिमिट क्या है? 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद में गाइस नेक्स्ट सेक्शन आती है 139(9), दैट इज रिलेटेड टू द डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है बताए? कि जैसे आपने रिटर्न फाइल किया और आपने रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं किया। प्रिस्क्राइब फॉर्म का मतलब होता है जैसे ITR 1 है और आपने ITR 2 फाइल कर दिया, आपको ITR 4 लगता था और आपने ITR 3 फाइल कर दिया, तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न फाइल नहीं किया। या फिर आपने जो टैक्स भरा था उसका प्रूफ साथ में नहीं लगाया, टैक्स जो भरते हैं उसका चालान नंबर साथ में लगाना पड़ता है, आपने चालान नंबर साथ में नहीं लगाया। या फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगानी पड़ती है। अगर मान लो आपने ये नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव मान सकता है, और डिफेक्टिव मान के और वो आपको एक नोटिस भेजेंगे और बोलेंगे कि इस डिफेक्ट को सुधार लो, और वो नॉर्मली आपको 15 डेज का टाइम देंगे। अगर आपको एक्सटेंडेड टाइम चाहिए तो आपको एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा, लेकिन गाइस यहां पे आपको उस डिफेक्ट को सुधारना पड़ेगा। अगर आपने वो डिफेक्ट को नहीं सुधारा विद इन 15 डेज या फिर एक्सटेंडेड टाइम अगर उन्होंने जो दिया वो उस पीरियड में अगर वो डिफेक्ट को नहीं सुधारा तो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा। और इनवैलिड रिटर्न का मतलब होता है वॉइड एब इनिशियो, ये माना जाएगा जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है।
तो अगर आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है ना, तो भैया आपको डिफेक्ट को सुधारना पड़ेगा। जो वो टाइम देंगे 15 दिन या एक्सटेंडेड टाइम, उसमें सुधारना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सुधारा तो आपका रिटर्न क्या माना जाएगा? इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है रिटर्न वॉइड एब इनिशियो, ऐसा माना जाएगा जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था। नेक्स्ट सेक्शन आपकी आती है 139A, दैट इज द पेन नंबर। एक बात बताओ, पेन नंबर किसको बनाना पड़ता है? तो आप लोग बोलोगे सर हमने तो पेन के लिए अप्लाई कर रखा है, हमारे पास पेन कार्ड है। लेकिन एक बात बताऊं, मैं बताऊं, यहां 5-6 लोग ऐसे जिनको मैंडेटरीली पेन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले आपकी इनकम अगर बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा हो जाए, तो टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा हो गए, जैसे न्यू टैक्सेशन रिजिम में आपका बेसिक एग्जामिशन होता है 4 लाख, ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में होता है 2,50,000। तो अगर आपकी टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा हो गई ना, तो आपको पेन के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब जैसे आपके एग्जाम के लिए आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25-26। तो गाइस 25-26 में अगर आपका बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा इनकम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 31 मई 2026 तक आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं और आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, आपका जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिट है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और वो कब तक करना पड़ेगा? अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब अप टू 31 मार्च 2026 तक ही आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा, जो ट्रस्ट होते हैं चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, जिसको अपन एनजीओ बोलते हैं या आप लोग पता है एनपीओ बोलते होंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं, उनको भी अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब 31 मार्च 2026 तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। अब एक और चीज समझना, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है लेकिन इंडिविजुअल को छोड़ के अगर वो किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे फाइनेंस इन्वॉल्व है, इसमें आपका सेल परचेज वगैरह सब आ जाता है। तो अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है जो कि इंडिविजुअल को छोड़ के और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर किया, वो 2,50,000 या उससे ज्यादा है पूरे साल में मिला के, तो बाबू इसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अप टू 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब अप टू 31 मई 2026 तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर इस पर्सन को अप्लाई करना है ना, जैसे मान लो इसमें कंपनी आ गई, फर्म आ गया, तो उसके जो एमडी रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, पार्टनर रहेगा, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, कर्ता, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर, उसको भी क्या करना पड़ेगा? 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक है वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 5 लोग ऐसे हैं जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहला कौन? जिसकी इनकम बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा हो गई तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। दूसरा, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर या प्रोफेशन का ग्रॉस एसेट 5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। जो एनजीओ होते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट, उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। और अगर कोई रेजिडेंट पर्सन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर करता है, पूरे साल में मिला के एग्रीगेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर 250 या उससे ज्यादा है तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। एंड उसके फिर जो पार्टनर रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे, एमडी रहेगा, सीईओ रहेगा, उसको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कैश डिपॉजिट कर रहा है किसी एक या एक से ज्यादा अकाउंट में, मींस किसी पर्सन ने कैश डिपॉजिट किया, जैसे आपका अकाउंट है और आपका जो अकाउंट है वो जनधन अकाउंट है। जनधन अकाउंट खोले थे ना मोदी जी ने, जिसमें बिना पैन कार्ड के वो अकाउंट खुल जाते थे। अब उस अकाउंट में अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं एग्रीगेटिंग 20 लाख रुपीज और मोर इन द फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट विद द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर एस कैश विड्रॉ कर रहे हैं 20 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का इन वन और मोर अकाउंट विद द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, या फिर आप कोई भी करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोल रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये ऐसा करने से एटलीस्ट 7 दिन पहले आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट अगर आपका कैश डिपॉजिट होता है 20 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का, तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। या आपको 20 लाख या उससे ज्यादा का कैश विड्रॉल होता है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। या फिर आपका कैश क्रेडिट अकाउंट खोलते हो आप या करंट अकाउंट खोलते हो, तो उसमें आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये करने से एटलीस्ट 7 दिन पहले आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब गाइस यहां पे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं कि अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो आपको अपने पैन कार्ड का कॉपी लगाना पड़ता है, अपना पैन नंबर लगाना पड़ता है। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है और अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। कौन कौन सा? अगर आप कोई मोटर व्हीकल का सेल और परचेज करते हो, जैसे आप गाड़ी खरीद ली, अब मैंने एक गाड़ी खरीदी तो उसमें पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, या गाड़ी बेची तो उसमें पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो सेल और परचेस ऑफ मोटर व्हीकल है तो पैन कार्ड है वो लगाना पड़ेगा। लेकिन उसमें 2 व्हीलर को छोड़ के अगर आपने एक्टिवा वगैरह खरीदी तो उस पर्टिकुलर केस में आप पैन कार्ड नहीं लगाओगे तो चलेगा। तो 2 व्हीलर को छोड़ के अगर मान लो आपने कोई भी मोटर व्हीकल परचेज या सेल किया तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप कोई अकाउंट खोलते हो बैंक के साथ में या कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा।
तो जैसे आप कोई सेविंग अकाउंट खोलने गए, बचत खाता खोलने गए, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के साथ में कोई अकाउंट खोला, लेकिन उसमें एफडी को छोड़ के, एज वेल एज द बेसिक सेविंग अकाउंट होता है ना, उसको छोड़ के, तो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट को छोड़ के और एफडी को छोड़ के अगर आप नॉर्मली कोई अकाउंट खुलाने गए, कहां पे, बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मान लो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर आप कोई डीमैट अकाउंट खोलते हो, डीमैट अकाउंट आप जरोदा के साथ में, ग्रो के साथ में अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो देखिए, 1 से लेकर 4 तक ट्रांजैक्शन में क्या क्या था। सबसे पहला, अगर आप मोटर व्हीकल का सेल परचेस करते हैं तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, टू व्हीलर को छोड़ के। दूसरा, अगर आप कोई बैंक के साथ, कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकाउंट्स खोलते हैं, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आपके लाइक एफडी को छोड़ के, एज वेल एज द बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसको छोड़ के। तीसरा, अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो उसमें पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अब एक बात समझना, ये तो सब जितने भी ट्रांजैक्शन थे सब में लगाना पड़ेगा। बट गाइस, उसके बाद में अगर आप किसी होटल का या रेस्टोरेंट का कैश में 50,000 से ज्यादा का बिल पे करते हैं, आपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी दी और होटल का या फिर आपका रेस्टोरेंट का 50,000 से ज्यादा का कैश में वन टाइम पेमेंट किया, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर मान लो आपने फॉरेन करेंसी खरीदी कैश में 50,000 से ज्यादा की, तो 50,000 से ज्यादा की फॉरेन करेंसी आपने 50,000 से ज्यादा की कैश में खरीदी, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा जो 50,000 से ज्यादा का है, भले ये बैंक से खरीदो, बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपने 50,000 से ज्यादा का किया, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर मान लो आपने डिबेंचर खरीदे, बॉन्ड खरीदे या फिर आरबीआई के बॉन्ड्स वगैरह खरीदे और वो 50,000 रुपीज से ज्यादा का है, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आप किसी के भी बैंक अकाउंट में 50,000 से ज्यादा का सिंगल डे में अगर कैश डिपॉजिट कराते हो, तो पैन कार्ड लगाना पड़ता है। किसी भी के भी अकाउंट में अगर 50,000 से ज्यादा का कैश में डिपॉजिट करते हो, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनाते हो, पे ऑर्डर बनाते हो और वो कैश में 50,000 से ज्यादा किसी भी दिन में बनाते हो, कैश में 50,000 से ज्यादा किसी भी दिन में बनाते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर किसी बैंक के साथ में, कोऑपरेटिव बैंक के साथ में, पोस्ट ऑफिस के साथ में, निधि कंपनी के साथ में या एनबीएफसी के साथ में आप एफडी बनाते हो और वो एफडी 50,000 से ज्यादा का है, या तो सिंगल एफडी 50,000 से ज्यादा का है या फिर पूरे साल का मिला के एग्रीगेट 5 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो। ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्या होते हैं कि जैसे मान लो आपको कहीं घूमने वगैरह जाना है, तो उसके लिए पहले से कार्ड लोड करा के खरीद लेते हो, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो 50,000 से ज्यादा का, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आप किसी का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर 50,000 से ज्यादा का पे किया इन अ ईयर, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। या फिर आप सेल और परचेज ऑफ द सिक्योरिटी करते हो या फिर अनलिस्टेड शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो किसी कंपनी का अनलिस्टेड शेयर खरीदते हो या कोई भी परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी करते हो और बेटा वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा का है पर ट्रांजैक्शन, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो या सेल करते हो एंड उसका एसडीवी या उसका कंसिडरेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो एसडीवी और कंसिडरेशन इज मोर देन 10 लाख इन केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज सेल, तो उसमें पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस, उसके बाद अगर आप सेल और परचेज किसी भी गुड्स और सर्विस का करते हो और पर ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, ये सब हमको क्या याद रखने की जरूरत है? राइट आंसर इज नो। आप इसको 1-2 बार पढ़ लोगे, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, तो 1-2 बार इसको रीड कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर कोई माइनर चाइल्ड है, वो ये ट्रांजैक्शन करना चाहता है, तो वो अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड लगा सकता है। जैसे मान लो मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे के नाम पे हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, वो 50,000 से ज्यादा का है, तो वहां पे मैं मेरा या मेरी वाइफ का पैन कार्ड लगा के वो प्रीमियम पे कर सकता हूं। राइट आंसर इज यस, मैं वैसा कर सकता हूं करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना गाइस, यहां पे आधार और पैन है वो इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब क्या होता है, आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको 2 लाइन में बता दूंगा इसमें लिखा हुआ क्या है करके। ठीक है, तो देखो, आधार और पैन इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब क्या होता है पता है कि देखो, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड को गुलू गुलू करा दिया है, गुलू गुलू का मतलब होता है दोनों को लिंक करा दिया, दोनों को आपस में लिंक करा दिया, गुलू गुलू करा दिया, किसको? पैन कार्ड और आधार कार्ड को। जहां पैन कार्ड देना है वहां पे आपने सिर्फ आधार कार्ड दिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला कि देखो, ये जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं इसमें पैन कार्ड देना पड़ता है, बट अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड गुलू गुलू करा दिया है, दोनों को इंटरलिंक करा दिया है, दोनों को लिंक करा दिया है, और वहां पे अगर आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड दे देते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ सफिशिएंट कंप्लायंस। दूसरी चीज, अगर मान लो आपको कोई ट्रांजैक्शन ऐसा कर रहे थे जहां पे आपको पैन कार्ड देना था, जहां पे आपको पैन कार्ड देना था, एंड गाइज आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं, जैसे मेरी मम्मा के पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड है,
तो लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं पता है निर्मला सीतारमण जी, आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड लगा दो। जैसे मम्मा का पैन कार्ड है ही नहीं और मम्मा को डीमैट अकाउंट खुलाना है, तो मम्मा आधार कार्ड लगा सकती है और अगर मम्मा ने आधार कार्ड लगाया तो ऑटोमेटिकली यह माना जाएगा कि मम्मा ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी फीस, डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली मम्मी को ये लोग पैन कार्ड अलॉट कर देंगे। तो मैंने दो चीजें बताई। पहली चीज तो मैंने क्या बताई कि अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड पहले से ऑलरेडी इंटरलिंक है, दोनों को गुलू गुलू करा लिया, दोनों ऑलरेडी लिंक है करके, ठीक है, दोनों ऑलरेडी लिंक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, अगर मान लो आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं बट आपके पास आधार कार्ड है और कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जहां पैन कार्ड लगाना है, तो आप आधार कार्ड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड लगाया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और ऑटोमेटिकली आपको पैन कार्ड है वो अलॉट कर देंगे विदाउट एनी फीस एंड विदाउट एनी एप्लीकेशन। डन। अच्छा, एक और चीज समझना गाइस, यहां पे एक और पॉइंट ये बोलता है, ठीक है, कि जो ये 20 लाख वाला जो पॉइंट था ना, कि अगर आप किसी भी बैंक में 20 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। इसमें है ना, इसमें बैंक जो है ना वो ऑथेंटिकेट भी करेगी कि वो पैन कार्ड आपका है या नहीं। बिकॉज बहुत बार क्या हो सकता है, आप अपने ड्राइवर का, नौकर का, किसी का भी पैन कार्ड दे दोगे तो वो ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये पैन कार्ड आपका है या नहीं करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पे कुछ पेनल्टी आती है और ये पेनल्टी पैन कार्ड से रिलेटेड है। सबसे पहले, अगर आपको पैन कार्ड बनाना था और आपने पैन कार्ड नहीं बनाया तो आपको 10,000 रुपीज का पेनल्टी। दूसरा, अगर मान लो आपको कहीं पे पैन कार्ड कोड करना था और आपने अपना गलत पैन कार्ड कोड किया, पैन कार्ड या आधार कार्ड कोड करना था बट आपने जानबूझ के गलत पैन कार्ड या आधार कार्ड कोड किया, तो उसमें 10,000 रुपीज पर डिफॉल्ट का पेनल्टी। तीसरा, अगर आप मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो और उसमें ऑथेंटिकेट करना था कि ये पैन कार्ड आप ही का है और वो अगर आपने ऑथेंटिकेट नहीं किया तो 10,000 रुपीज का पेनल्टी। अगर जो बैंक वगैरह है उसको चेक करके लेना था कि ये पैन कार्ड आप ही का है या नहीं, उन्होंने ऑथेंटिकेट नहीं किया, मतलब बैंक ने ऑथेंटिकेट नहीं किया, तो उनको भी 10,000 रुपीज पर डिफॉल्ट का पेनल्टी लग जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 139AA, दैट इज द आधार नंबर। नेक्स्ट सेक्शन आती है 139AA, दैट इज द आधार नंबर। 139AA इज रिलेटेड टू द आधार नंबर। अब एक बात समझना, ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आप 1 जुलाई 2027, कैसे याद रखोगे 1 जुलाई 2027, 2017 नॉट 27, 1 जुलाई 2017, ये कैसे याद रखोगे? जिस दिन से जीएसटी आया था गाइज, इस दिन या इसके बाद में आप कभी भी अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे या फिर आप कोई भी रिटर्न फाइल करोगे तो आपको उसमें आधार नंबर लगाना मैंडेटरी है। अगर आप आधार लेने के लिए एलिजिबल हो तो देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी पर्सन जिसको आधार लेने के लिए एलिजिबल है वो अगर 1 जुलाई 2017 या उसके बाद में या तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करता है या फिर रिटर्न फाइल करता है तो उसमें उसको आधार नंबर लगाना मैंडेटरी है। आधार नंबर उसको कोड करना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, यहां पे आधार नंबर नहीं है लेकिन आधार नंबर का एक्नॉलेजमेंट आईडी है। तो बहुत बार क्या होता है, आधार नंबर के लिए जब आप अप्लाई करते हो आधार नंबर आने में टाइम लग जाता है लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट आईडी आता है। वो क्या एक्नॉलेजमेंट आईडी लगा सकते हो या नहीं? पहले लगा सकते थे बट गाइस 1 अक्टूबर 2020 से ये सिस्टम बंद हो गया। आप एनरोलमेंट आईडी नहीं लगा सकते, आपको आधार नंबर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 अक्टूबर 2024 से पहले सर आप बोलते थे एक्नॉलेजमेंट आईडी लगा सकते थे, तो ऐसे भी तो कुछ लोग हो सकते हैं जिनको पैन कार्ड अलॉट हो गया था आधार की एक्नॉलेजमेंट आईडी के बेसिस पे। आंसर इज यस। तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब आधार नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। अब एक और चीज समझना गाइस, मैं बोलूं अगर मान लो 1 जुलाई 2017 या उसके बाद में अगर आपने पैन कार्ड बनाया या रिटर्न फाइल किया तो उसमें तो आपको आधार नंबर लगाना है। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर 1 जुलाई 2017 को ऑलरेडी आपके पास पैन कार्ड था तो उस पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ क्या कराना पड़ेगा? गुलू गुलू कराना पड़ेगा, उसके साथ में लिंक कराना पड़ेगा। और वो लिंक कराने का टाइम कब तक दे रखा था? उन्होंने लिंक कराने का टाइम दे रखा था 31 मार्च 2022 तक। अदरवाइज अगर आपका 31 मार्च 2022 तक अगर आपने लिंक नहीं कराया तो उसके बाद में आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब पैन कार्ड जो है वो कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन गाइस आपके ऊपर जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने थे ना, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि एक बात बताओ, आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया तो जब भी आप किसी को पेन दोगे वो बोलेगा नहीं ये तो ची, ये तो गंदा है, ये तो इनऑपरेटिव है। ऐसा हो जाएगा अगर आपने लिंक नहीं कराया, गुलू गुलू नहीं कराया तो।
अब एक और चीज समझना, गुलू गुलू कराने की लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2022 थी, बट उसके बाद भी अभी भी आप गुलू गुलू करा सकते हो। तो 31 मार्च 2022 के बाद में आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन गाइस आपके ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आने चालू होंगे, वो 1 जुलाई 2023 से आएंगे। तो 1 जुलाई 2023 के बाद में आपके ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आने चालू हो जाएंगे। अब यहां पे एक और चीज समझना कि सर जिस दिन हमने अगर उनको लिंक करा दिया तो जिस दिन लिंक कराओगे उस दिन से वापस से ऑपरेटिव हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये 4 लोग ऐसे हैं ना जिनको ये पैन कार्ड आधार कार्ड को वगैरह लिंक वगैरह कराने की जरूरत नहीं, ये सेक्शन ही उन पे नहीं लगेगी। किन पे? 4 लोगों पे। अगर ये 4 लोगों के पास में अपना आधार नंबर नहीं है तो पहला, अगर कोई पर्सन है वो जम्मू कश्मीर मेघालय आसाम में रहता है, तो कोई पर्सन जम्मू कश्मीर मेघालय आसाम में रहता है तो उस पर्टिकुलर केस में उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। दूसरा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो कोई नॉन रेजिडेंट है उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। तीसरा, अगर मान लो कोई भी नॉन सिटीजन है, नॉट ए इंडियन सिटीजन, जो इंडियन सिटीजन नहीं है उस पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। और चौथा, अगर किसी की एज प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो गई है। गाइज अगर 80 ईयर्स या उससे ज्यादा एज हो गई है ना तो आप अपने आप को किससे लिंक कराओ? भगवान से लिंक कराओ, भगवान की भक्ति में लिंक कराओ। कहां आधार और पैन को लिंक कराओगे? तो उस पे भी ये सेक्शन नहीं लगेगी। तो 4 लोगों पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। सबसे पहला, अगर एनी पर्सन रिसाइड इन द जम्मू कश्मीर आसाम या मेघालय। दूसरा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है। तीसरा, नॉन सिटीजन है या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसका 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का एज हो चुका है तो उस पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है 139B, दैट इज द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या होता है बता तुमको? कि इंडिया में एक बात बताऊं, आज 10 करोड़ के करीब रिटर्न फाइल होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिटर्न लोग इसलिए फाइल नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं रिटर्न कैसे फाइल करना है। तो इन्होंने सीबीडीटी ने क्या किया, एक स्कीम निकाली हुई है जिसको बोलते हैं टीआरपी स्कीम, कि जिनका अगर ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है मतलब बीकॉम वगैरह हो गया है, या फिर आपका सीए सीएस सीडब्ल्यू का इंटरमीडिएट हो गया है, तो उनके लिए एक एग्जाम होता है सीबीडीटी का, और अगर वो एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो तो आपको टीआरपी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, और आप फिर लोगों की हेल्प करोगे रिटर्न फाइल करने में, और लोग जो है वो आपको रिटर्न फाइल करने का पैसा देंगे, उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको कमीशन भी देती है। दैट इज कॉल्ड टीआरपी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर टीआरपी जो है वो कौन बन सकता है? तो मैं बताऊं, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन टीआरपी बन सकता है। जैसे आप इंडिविजुअल हो, आप टीआरपी बन सकते हो करके, ठीक है। एक और चीज समझना, टीआरपी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वही टीआरपी बन सकता है, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जो टीआरपी नहीं बन सकते। पहला तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो टीआरपी नहीं बनेगा। दूसरा, जो एडवोकेट लीगल प्रैक्टिशनर है वो टीआरपी नहीं बनेगा। तीसरा, जो बैंक मैनेजर है वो टीआरपी नहीं बनेगा। और चौथा, कोई भी एम्प्लॉय है स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन का तो वो टीआरपी नहीं बनेगा, मतलब एम्प्लॉय टीआरपी नहीं बनेगा क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है। अब एक और चीज समझना, टीआरपी के थ्रू कौन रिटर्न फाइल करा सकता है? कोई भी करा सकता है। मींस आपके पापा है वो टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल करा सकते हैं, मैं भी करा सकता, कोई भी करा सकता है, लेकिन 2 लोग नहीं करा सकते। एक तो कोई कंपनी टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करा सकती, और दूसरा जिसकी ऑडिट होती है वो भी टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल नहीं करा सकते। और मैं एक बात बताऊं, टीआरपी की स्कीम में ऐसा लिखा हुआ है कि टीआरपी के थ्रू नॉर्मली इंडिविजुअल एचयूएफ होते हैं ना, वही रिटर्न फाइल करा सकते हैं, बाकी कोई भी टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइल नहीं करा सकता है। और टीआरपी किसको बनाते हैं? जिसका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया, या फिर सीएस या सीडब्ल्यू का जिसका इंटरमीडिएट का डिग्री कंप्लीट है उसको टीआरपी बना सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 140, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न जिसको पहले साइनिंग ऑफ रिटर्न बोलते थे। ये देखो, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो ना तो उसमें एक पेज निकलता है जिसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट वी करके, अगर आपने देखा होगा तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि रिटर्न आप ही ने फाइल किया है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं आजकल है वो, या तो आधार ओटीपी से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। सर एक बात बताओ, वेरिफिकेशन कौन करेगा? तो इंडिविजुअल का रिटर्न है तो इंडिविजुअल खुद ही वेरीफाई करेगा। अगर कोई इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का रिटर्न वो खुद ही वेरीफाई करेगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर इंडिया में नहीं है, या इंडिविजुअल अगर मेंटली जो है वो कैपेबल नहीं है, तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन जो उसके बिहाफ पे वेरीफाई करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो वेरीफाई करेगा। दूसरा, एचयूएफ का रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? कर्ता करेगा। बट अगर मान लो कर्ता जो है वो इंडिया में नहीं है, कर्ता जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो उस पर्टिकुलर केस में कोई भी दूसरा मेंबर कर सकता है, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म के केस में कौन करेगा? मैनेजिंग पार्टनर करेगा। बट मैनेजिंग पार्टनर अगर नहीं है तो कोई भी एडल्ट पार्टनर कर सकता है, माइनर को छोड़ के। उसके बाद में एलएलपी के केस में कौन करेगा? जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है वो वेरीफाई करेगा। बट अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी दूसरा पार्टनर कर सकता है, या एनी अदर पर्सन में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सीबीडीटी, वो भी कर सकता है। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। बट अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी दूसरा डायरेक्टर भी कर सकता है, या एनी अदर पर्सन में बी प्रिस्क्राइब्ड है वो कर सकता है।
कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर करेगा, और अगर कंपनी अगर आईबीसी में है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2016 में है, तो वहां पे जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रहेगा ना, वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में कौन करेगा? सीईओ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। एंड गाइस, लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी। एंड एनी अदर पर्सन के केस में जो पर्सन कॉम्पिटेंट है वेरीफाई करने के लिए, वो वेरीफाई करेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना कि मैंने आपको यहां पे ये बताया कि एलएलपी के केस में एनी अदर पर्सन में भी प्रिस्क्राइब भी कर सकता है, और कंपनी के केस में भी एनी अदर पर्सन में भी प्रिस्क्राइब भी कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी कंपनी या एलएलपी है, वो आईबीसी 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, और वहां पे अगर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, मतलब एनसीएलटी, आप ये समझिए, एनसीएलटी ने किसी भी पर्सन को, अगर मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया है एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, और एज अ लिक्विडेटर, तो वो पर्सन वेरीफाई करेगा। तो इन सिंपल वर्ड में बताऊं, अगर कंपनी आईबीसी में है या एलएलपी आईबीसी में है, और वहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उन्होंने अगर मान लो किसी को एज अ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया है, या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, तो वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, अगर आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हो तो आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनवैलिड। डन। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है, और सेकंड लास्ट सेक्शन इज 148 is related to the self assessment tax. Guys, एक बात बताओ, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? आप प्रीवियस ईयर में जो टैक्स भरते हो, दैट इज कॉल्ड योर एडवांस टैक्स। असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करने से पहले आपका जो भी टैक्स आएगा अलोंग विद द इंटरेस्ट और अलोंग विद द फीस है, वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स किसको बोलते हैं? कि रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी आपका टैक्स आता है, उसमें से ऑब्वियसली आपने जो पहले टीडीएस कट चुका है, टीसीएस कलेक्ट हो चुका है, एडवांस टैक्स आपने पे किया था, वो सब लेस कर दो, और उसके बाद जो भी बचेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स। चलिए, तो अब अपन लास्ट सेक्शन की बात करते हैं, 139.8A, दैट इज रिलेटेड टू योर अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूं। एक बात बताओ मुझे, आप अपना रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो? तो जैसे तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 25-26 है, असेसमेंट ईयर 26-27 है, तो असेसमेंट ईयर 26-27 में देखो 31 जुलाई 2026 है, वो आपका नॉर्मल रिटर्न का ड्यू डेट रहता है, या 31 अक्टूबर इन केस ऑफ द कैप वाले एसएससी 31 अक्टूबर। लेकिन सर उसके बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, अपन बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं ना। तो बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो कब तक कर सकते हैं? 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर 31 दिसंबर 2026 इसके बाद भी अपन अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्या? मींस जो बिलेटेड रिटर्न का टाइम लिमिट चला गया, बट क्या उसके बाद भी अपन अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज यस गाइस। और यहां निर्मला सीतारमण जी ने एक सेक्शन डाली है 139.8A, दैट इज कॉल्ड अपडेटेड रिटर्न। और ये सेक्शन क्या बोलती है पता है? असेसमेंट ईयर एंड हो गया, उसके बाद 4 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 25-26 है, असेसमेंट ईयर 26-27 है, तो 26-27 एंड होगा 31 मार्च 2027 को। बाबू इसके बाद 4 साल, इसका मतलब 31 मार्च 2031 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सर ये तो मजा आ जाएगा सर, कितना बड़ा टाइम मिल गया करके। ठीक है, तो यहां पे सर आप बोल रहे हो तो ये नॉर्मल रिटर्न का ड्यू डेट ये रहा, बिलेटेड का ये रहा, बट बिलेटेड भी भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद भी फाइल कर सकते हैं। कब तक? 31 मार्च 2031 तक। सर इसमें मजा आ जाएगा ना, लेकिन रुको जरा, थोड़ा सब्र करो। यहां गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी पे करना पड़ेगा, लेकिन जो टैक्स और इंटरेस्ट है ना, उसका और एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। कितना? अगर असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर यहां पे अगर आपने फाइल किया रिटर्न, मींस आपकी ये 139.4 की ड्यू डेट चली गई थी, सो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर के बाद में, और 1 साल के अंदर अंदर, इसका मतलब 31 मार्च 2028 तक अगर आपने इस बीच में रिटर्न फाइल किया, तो आपको 25% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपने 31 मार्च 2028 के बाद में, लेकिन यहां इस दूसरे साल यहां पे अगर आपने फाइल किया, तो आपको 50% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके दूसरे साल के बाद, बट तीसरे साल के अंदर आपने फाइल किया, तो 60% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और तीसरे साल के बाद और चौथे साल के अंदर यहां पे आपने फाइल किया, तो आपको 70% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताऊं कि देखो, आपका जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 139.1 वाला है, वो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर है।
आप बिलेटेड रिटर्न इस डेट तक फाइल कर सकते हो, बट अगर बिलेटेड रिटर्न का डेट भी चला गया उसके बाद आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो क्या आप कर सकते हो? राइट आंसर इज यस, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन कब तक कर सकते हो? इसके लिए टाइम लिमिट है 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के एंड से लेकर और 4 साल तक यहां तक आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका ये 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर के बाद में करते हो और 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक, मतलब 31 मार्च 2028 तक करते हो तो 25% एक्स्ट्रा, उसके बाद वाले इस साल में करते हो तो 50% एक्स्ट्रा, उसके बाद वाले इस साल में करते हो तो 60% एक्स्ट्रा, और उसके बाद वाले इस साल में करते हो तो आपका 70% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो सर 25, 50, 60, 70, 25, 60, 50, 25, 50, 60, 70 इतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने पहले रिटर्न ही फाइल नहीं किया था और पहली बार आप अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, अपडेटेड रिटर्न, क्या आप फाइल कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। पहले आपने रिटर्न मान लो फाइल किया था 139(1) में या 139(4) में, मतलब पहले आपने रिटर्न ऑलरेडी फाइल किया था, अब वापस उसी रिटर्न को आप अपडेट करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं, राइट आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। देखो, पहले आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, पहली बार रिटर्न सीधा अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं 139(8) में, क्या कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस। पहले आपने रिटर्न फाइल किया था 139(1) में या 139(4) में और उसको आप अपडेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, राइट आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। अगर पहले आपने लॉसेस, अगर एक बात बताओ, आप अगर अपडेटेड रिटर्न में लॉसेस बताना चाहते हैं तो क्या लॉसेस बता सकते हैं? राइट आंसर इज नो, नहीं बता सकते, आप लॉसेस नहीं बता सकते। अपडेटेड रिटर्न में आपको इनकम ही बताना पड़ेगा जिससे कि टैक्स आए और उस टैक्स पे फिर एक्स्ट्रा टैक्स और आए, तो आपको हमेशा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यहां पे आप लॉसेस नहीं बता सकते। एक और चीज समझना, पहले जैसे आपने रिटर्न फाइल किया था अंडर सेक्शन 139(1) और उसमें आपने इनकम बताई थी 25 लाख, अब आप अपडेटेड रिटर्न में अपनी इनकम 18 लाख करना चाहते हैं, इनकम को कम करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? राइट आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर अपडेटेड रिटर्न में इनकम को बढ़ा के 35 लाख करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं, राइट आंसर इज यस, तो आप अपडेटेड रिटर्न कर सकते हैं। एक और चीज समझना, किसी भी साल के लिए आपने अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो वापस उस साल के लिए अपडेटेड रिटर्न वापस फाइल नहीं हो सकता। मतलब किसी भी साल के लिए अगर आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो उसी साल के लिए वापस अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो चलिए आ जाइए सब लोग अपनी बुक में और देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है। अंडर सेक्शन 139(8) अपडेटेड रिटर्न की ये बात करता है। तो अपडेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? विद इन द 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर तक आप अपडेटेड रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं करके, ठीक है। आप अपडेटेड रिटर्न कब फाइल नहीं कर सकते? तो एक तो आपका रिटर्न ऑफ लॉस है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आपने अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया तो वापस अपडेटेड रिटर्न उस साल का फाइल नहीं कर सकते। आप अगर डिक्रीज कर रहे हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी को तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड नहीं मांग सकते करके, ठीक है, या फिर आप इंक्रीज इन द रिफंड, अपडेटेड रिटर्न में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना, अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। और कितना एक्स्ट्रा? अगर विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है तो 25%, अगर विद इन 24 मंथ है, आफ्टर 12 मंथ बट विद इन 24 मंथ है तो 50%, आफ्टर 24 मंथ विद इन 36 मंथ है तो आपका 60%, एंड आफ्टर 36 मंथ विद इन 48 मंथ है तो आपको 70%। सो 25, 50, 60 और 70 इतना आपको एडिशनल टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। चलिए यहां पे क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। Rishi, a 34 years resident individual, did not file his return for the income for the assessment year 2021, assessment year 21-22, 22-23 and 23-24। उसने भाई असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, 21-22 के लिए, 22-23 के लिए एंड 23-24 के लिए रिटर्न ही फाइल नहीं किया। He has filed his return of income on the 31st जुलाई 2023 को उसने असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए रिटर्न फाइल किया है। तो देखो 2021 के लिए उसने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया, 22-23 के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया, 23-24 के लिए उसने फाइल किया है ऑन द 31st जुलाई 2023। He filed updated return under section 139(8)(a) on the 30th April 2025 for the assessment year 24-25। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इसने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है अंडर सेक्शन 139(8)(a) ऑन द 30th अप्रैल 2025 करके। अब एक बात समझना, he gives the following information regarding each of the assessment year। अब 2021 में इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न, तो भैया इस साल का तो रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ था, इस साल का रिटर्न फाइल नहीं हुआ था, इस साल का रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ था।
इस साल का जो है, इस साल का आपने 3,50,000 का लॉस बताया था ओरिजिनल रिटर्न में करके, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 का आपने रिटर्न फाइल किया था, 31 जुलाई 2023 को नॉर्मल रिटर्न फाइल किया था जिसमें लॉस बताया था 3,50,000 का। और गाइस 24-25 का आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया है अंडर सेक्शन 139(8)A और उसमें आपने इनकम बताई है 7,50,000। अब एक बात समझना, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, अब आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑन द टोटल इनकम बिफोर टीडीएस टीसीएस इंटरेस्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना आ रहा है? तो इस साल का टैक्स लायबिलिटी 1450 आ रहा है, इसका 560 आता है, इसका 630 आता है। आपका टीडीएस इतना कटा था, इसमें आपका इंटरेस्ट 234 एबीसी वाला है वो 2,90,000 है, इसमें आपका टीडीएस 10 लाख कटा था। इस साल का टीडीएस 2 लाख था, आपका इंटरेस्ट 90,000 है और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो 1 लाख है। अब आपसे पूछा क्या, समझना, इन मई 2025 को ऋषि केम टू नो अबाउट द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 2 लाख विच इज ही फॉरगेट टू क्लेम व्हाइल फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। गाइस असेसमेंट ईयर 23-24 में उसने 3,50,000 का लॉस बताया था, लेकिन उसका हाउस प्रॉपर्टी का एक लॉस था 2 लाख रुपीस का, वो बताना रह गया था। ये इसको अब पता चला, और कब पता चला? मई 2025 में। Moreover, for the assessment year 24-25, he has earned the dividend income of 4,500 and 4,150 from the A Limited, B Limited respectively, which he has not reported in his return of income under section 139(8)A। गाइज इसने अपडेटेड रिटर्न, इस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल किया था असेसमेंट ईयर 24-25 का, लेकिन उसका कुछ डिविडेंड का इनकम था वो लिखना रह गया था। अब आगे क्या बोला है? He approached you on the 16 May 2025 to file the updated return for all the assessment year under section 139(8)A in order to clear his income tax record. You are required to prepare a suggestion for which the assessment year Rishi can file the updated return and tax payable at the time of filing of updated return. आपको ये बताना है कि कौन से ईयर का ऋषि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है और कौन से ईयर का नहीं कर सकता, वो आपको बताना है। चलो अब एक बात बताओ, सबसे पहली चीज ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कब कर रहा है? मई 2025 में कर रहा है। अब अपन एक एक चीज देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला असेसमेंट ईयर 2021 को पकड़ते हैं। तो ये असेसमेंट ईयर एंड कब हो रहा है? ये असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 को एंड हो रहा है। तो ये अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकता है? 4 साल तक कर सकते हैं, 4 इयर्स तक कर सकते हैं। तो 4 इयर्स मींस 31 मार्च 2025। तो गाइस एक बात बताऊं, इस साल का तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लिमिट ऑफ द 4 ईयर एक्सपायर हो चुका है। टाइम लिमिट ऑफ द 4 ईयर एक्सपायर हो चुका है, तो आप असेसमेंट ईयर 2021 का तो अपडेटेड रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे देखिए दे रखा है असेसमेंट ईयर 2021 सिंस पीरियड ऑफ 48 मंथ इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड ऑन द 31 मार्च 2025। तो 16 मई 2025 को आप अपडेटेड रिटर्न इस साल का नहीं कर सकते। उसके बाद अगले साल, एक बात बताओ, अगले साल का अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 का कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, कर सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक कर सकते हैं। लेकिन गाइज आप समझो, इस साल का टैक्स लायबिलिटी आपका आ रहा है 560 और आपका टीडीएस कटा हुआ है 10 लाख का, तो इसका क्रेडिट दोगे तो रिफंड आ जाएगा ना। तो इस साल का रिफंड आ जाएगा। तो अगर आपका रिफंड आ रहा है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो इस साल का भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो देखो यहां पे इस साल का आपका अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करके, ठीक है, बिकॉज इस साल का आपका रिफंड आ रहा है 4,40,000 का, और जिस ईयर में अगर रिफंड आ रहा है उस ईयर का अपडेटेड रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगले साल की बात करते हैं। अगले साल देखो क्या हुआ, आपका टैक्स 630 है और उसमें से आपका टीडीएस एक तो लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट है वो ऐड होगा और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है वो आपका लेस हो जाएगा। तो मुझे बताइए यहां पे आपका कितना आ रहा है? 630 माइनस 2 लाख रुपीस माइनस 1 लाख रुपीस और प्लस 90,000, तो आपका इंटरेस्ट और टैक्स मिला के 4,20,000 आ रहा है। तो गाइस 420 आ रहा है, इतना तो आपको पे करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, 420 तो आपको पे करना पड़ेगा, बट उसके साथ में एडिशनल भी पे करना पड़ेगा। और एडिशनल कितना पे करना पड़ेगा? तो देखो यहां पे आपका 31 मार्च 2023 है और 31 मार्च 2023 से आप कब कर रहे हो? 15 मई 2025 को कर रहे हो। तो 15 मई 2025 को कर रहे हो, तो मतलब यहां पे 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर 2 साल के बाद, क्योंकि 23 से लेके 24-25 2 इयर्स हो गया,
और 26, तो उससे पहले पहले 3 साल के अंदर अंदर, तो मैं बताऊं 60% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 420 का एक्स्ट्रा आपको 60% और पे करना पड़ेगा। तो 60% कम्स टू द 2,52,000 आपको और एडिशनल टैक्स है वो पे करना पड़ेगा जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे। तो गाइज यहां पे क्या होगा, आप देखोगे यहां पे 4,20,000 तो ये पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में 4,20,000 तो आपको ये पे करना पड़ेगा, और 420 का 252 एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। और सिंस आप अगर लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको जो 5,000 रुपए का जो फीस है ना, वो फीस भी आपको पे करना पड़ेगा। समझा? अब एक और चीज समझना, उसका अगले साल का अपडेटेड रिटर्न आप फाइल करना चाहते हो, लेकिन इसमें तो आप लॉस लेना चाहते हो। तो क्या जिस ईयर में आप लॉस ले रहे हो उस ईयर का अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकता है? राइट आंसर इज नो, इस साल का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। उसके अगले साल का अपडेटेड रिटर्न इसलिए फाइल नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑलरेडी पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हो। तो इस साल का आप देखोगे ना, ऑलरेडी आपने 139(8)A में अपडेटेड रिटर्न फाइल हो चुका है। तो जिस साल का अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुका है उस ईयर का वापस से अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। अब आप इस सॉल्यूशन को आप रीड कर लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। You got my point or not? You understood my point or not? Yes sir, we have understood your point करके, ठीक है। चलिए डन, इसको आप एक बार देखिए। चलिए अब अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है पारस का 55 इयर्स का एज है, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 उसको इंटरेस्ट मिला 2,88,000 वाज क्रेडिटेड टू हिज एनआरई अकाउंट विद द एसबीआई। ये गाइस एक बात बताओ, एनआरई अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है ना वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। ऐसा आपको अदर सोर्सेज में भी देखने को मिलेगा, एक जगह मैंने ऐसा बताया हुआ है कि एनआरई अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है ना वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10(4) करके एक सेक्शन होती है 10(4), उसमें एग्जेम्प्ट होता है। 2 अकाउंट होते हैं, देखो इंडिया के बाहर आप 2 तरह के अकाउंट रख सकते हो, मतलब इंडिया के बाहर की जो अर्निंग होती है ना उसके लिए नॉर्मली एक होता है एनआरओ अकाउंट, एक होता है एनआरई अकाउंट। जो एनआरओ अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है, एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट है वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 2,88,000 तो पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद तो इन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 वाज क्रेडिटेड टू हिज एनआरई अकाउंट विद द एसबीआई, और उसके बाद 30,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द एसबीआई वाज क्रेडिटेड टू हिज सेविंग बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड, ही आल्सो अर्न द 3,000 एज इंटरेस्ट ऑन हिज सेविंग अकाउंट, इस पारस इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। अब एक बात बताओ, एनआरई अकाउंट का इंटरेस्ट है वो तो पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, बाकी वाला 30,000 एंड 3,000 का इंटरेस्ट है, तो 33,000 का इंटरेस्ट है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 33,000 हुई। तो मुझे एक बात बताओ, 33,000 ग्रॉस टोटल इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन से कम है, तो क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? आंसर इज नो, इसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, What will be your answer if he has incurred the 3 lakh on the travel expenditure for self and spouse to the US to stay with his married daughter for some time? अब एक बात बताओ, उसने अगर फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया है वो 3 लाख का है, जो कि मोर देन 2 लाख है। तो अगर 3 लाख का खर्चा मतलब मोर देन 2 लाख अगर उसने फॉरेन ट्रेवल पे खर्चा किया है तो क्या इसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? राइट आंसर इज यस। अब इसको अपना रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस सर, वी अंडरस्टूड, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, एक्सप्लेन विद ब्रीफ रीजन वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5) इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन द फॉलोइंग केसेस। क्या ये रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं या नहीं? राइट आंसर इज, देखो सबसे पहला बिलेटेड रिटर्न आपने फाइल किया था, क्या रिवाइज हो सकता है? आंसर इज यस, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। देखो 139(1) में रिटर्न फाइल किया या 139(3) में रिटर्न फाइल किया या 139(4) में रिटर्न फाइल किया, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। राइट आंसर इज यस, आपके पास टाइम लिमिट है, आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज कर चुके, क्या उसको वापस रिवाइज कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस। मैंने बोला था n नंबर ऑफ टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं, तो रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, उसको वापस रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने लॉस रिटर्न फाइल किया था तो देखो 139(3) में जो लॉस रिटर्न फाइल करते हैं ना वो तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले ही करते हैं, तो लॉस रिटर्न जो फाइल किया था क्या वो भी रिवाइज हो सकता है? राइट आंसर इज यस, वो भी रिवाइज हो सकता है करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, Mrs. Hital is an individual engaged in the business of the beauty parlor. Beauty parlor का उसका business है. Has got her books of accounts for the financial year ended 31st March 2026 audited under section 44AB. इनके books of accounts की audit हो रही है. Her total income for the assessment year 26-27 is 6,35,000. She want to furnish the return of income through the TRP. क्या ये TRP के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं? गाइस मैंने बताया था TRP के थ्रू 2 लोग रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, एक तो कंपनी नहीं कर सकती और दूसरा ऑडिट पार्टी नहीं कर सकता, और यहाँ पे इनकी बुक्स की ऑडिट हो रही है तो ये टीआरपी के थ्रू अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। राइट आंसर इज नो, ये कैन नहीं कर सकते करके, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है,
State with reason whether you agree or disagree with the following statement. Return of income of LLP could be verified by any partner. Answer is no. देखो LLP का रिटर्न है ना, वो वेरीफाई कौन करता है? वो वेरीफाई करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो फिर दूसरा पार्टनर कोई भी वेरीफाई कर सकता है। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो दूसरा पार्टनर वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, time limit of filing of return under section 139(1) in case of Mr. A having total turnover of 160 lakh, that is 100 lakh received in the cash for the year ended 31st March 2026, whether or not opting for the presumptive income under section 44AD is 31st October रहेगा। एक गाइस एक बात बताओ, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले लेते हो ना 44AD, अगर आपको याद रहे तो 44AD ले लेते हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी ऑडिट नहीं होगी, और ऑडिट नहीं होगी तो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी 31 जुलाई 2026। बट अगर आप 44AD नहीं लेते हो, आप उससे कम प्रॉफिट बताते हो 8% 6%, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, और अगर आप ऑडिट कराओगे तो आपकी ड्यू डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर 2026। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी तुम्हारा ट्रू नहीं है, इट इज अ फॉल्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? मिस्टर विनीत एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब ये ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जा रहा है, एंड सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑन द 12th September 2026, दैट इज उसने लेट रिटर्न फाइल किया है, कंसिस्टिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बैंक इंटरेस्ट, उसने लेट रिटर्न फाइल किया है। On 21st October 2026, he realized that he had not claimed the deduction under Section 80 TTA in respect of his interest income on the saving bank account. He want to revise his return of income. Can he do so? Examine. Would your answer be different if he discover his omission on the 31st March 2027? ये गाइस एक बात बताओ, अगर मान लो इससे कुछ गलती हो गई है तो क्या ये अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है? राइट आंसर इज यस। भले वो पुराना रिटर्न उसने लेट फाइल किया था बट उसने गलती की है तो वो रिवाइज कर सकता है। राइट आंसर इज यस, रिवाइज कर सकता है। कब तक रिवाइज कर सकता है? 31 दिसंबर 2026 तक। लेकिन उसके बाद रिवाइज कर सकता है? आंसर इज नो, उसके बाद वो रिवाइज नहीं कर सकता है करके, ठीक है। फिर वो अपडेटेड रिटर्न का फॉर्मेट आता है, अपडेटेड रिटर्न का फंडा आता है, बट अपडेटेड रिटर्न में आपको इनकम ज्यादा बतानी पड़ती है, तब आप अपडेट कर सकते हो। तो यहां पे बंदा पहले वाले केस में अगर वो 21 दिसंबर 2026 को रिवाइज करना चाहता है वो कर सकता है, बट गाइस वो 21 मार्च 2027 को रिवाइज नहीं कर सकता। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, examine with reason whether the following statement are true or false with regards to the provision of Income Tax Act. First, the assessing officer has power to allot the PAN number to any person by whom no tax is payable. Guys, answer is yes. अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपको PAN नंबर अलॉट कर सकता है। अगर डिपार्टमेंट चाहे, डिपार्टमेंट अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देखते हुए अगर डिपार्टमेंट एओ को लगता है तो एओ आपको पेन नंबर अलॉट कर सकता है। राइट आंसर इज यस। नेक्स्ट पार्ट, वेयर द कर्ता ऑफ एचयूएफ इज एब्सेंट फ्रॉम द इंडिया द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड बाय एनी मेल मेंबर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कर्ता इंडिया में नहीं है या कर्ता मेंटली डिस्टर्ब है तो कोई भी मैच्योर, कोई भी लाइक एडल्ट मेंबर है वो रिटर्न को वेरीफाई करेगा, वो रिटर्न को साइन करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? Return of loss under the Income Tax Act 1961, can any loss be carry forward even if the return of loss has not been filed as required? Right answer is, एक बात बताओ, अगर आपको लॉस होता है और आपका लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी है करके, ठीक है, या अंडर द हेड कैपिटल गेन है या ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है, तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। अगर टाइम पे फाइल नहीं किया तो वो लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। बट आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, भले आपने रिटर्न लेट फाइल किया तो करके, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, आपको बताना है कि यहां पे पैन कार्ड लगाना पड़ेगा या नहीं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया 45,000 का करके, ठीक है, क्या इसमें पैन कार्ड लगाना पड़ेगा? राइट आंसर इज नो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में 50,000 का लिमिट है। अगर 50,000 से ज्यादा का प्रीमियम पे किया तो ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम में पैन कार्ड लगाना पड़ता है, अदरवाइज पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं। तो यहां पे पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेमेंट ऑफ 1 लाख टू द 5-स्टार होटल टू स्टे फॉर 5 days विद द फैमिली, आउट ऑफ विच 60,000 पेड इन द कैश। देखो 50,000 से ज्यादा का अगर आपने कैश में पेमेंट किया किसी होटल को या रेस्टोरेंट को तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। राइट आंसर इज यस। उसके बाद आपने डिबेंचर खरीदे 80,000 के, तो क्या पैन कार्ड लगाना पड़ेगा? राइट आंसर इज यस, क्योंकि 50,000 से ज्यादा के अगर आपने डिबेंचर खरीदे तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। उसके बाद 95,000 आपने अकाउंट पे से पेमेंट किया है फॉर द ट्रेवल टू द दुबई फॉर द 3 days विजिट फॉर द फॉरेन करेंसी एंड ऑल। क्वेश्चन इज दैट कि क्या यहां पैन कार्ड लगाना है? राइट आंसर इज नो। देखो उसमें कैसा है, 50,000 से ज्यादा का फॉरेन करेंसी आपने अगर कैश में खरीदा तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है, अदरवाइज आपको पैन कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद में लास्ट पार्ट,
एसबीआई का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। राइट आंसर इज यस, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। Mr. Sudarshan, due to the inadvertent reason, failed to file his income tax return for the assessment year 26-27 on or before the due date of filing of return. Can he file the return after the due date also? If yes, then which is the last date of filing of above return? तो गाइस एक बात बताऊं, पहली चीज तो अगर आपका ड्यू डेट 139(1) वाला चला गया है तो आप 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। एक तो बिजनेस कैपिटल गेन और आपके ओनिंग मेंटेनिंग रिसोर्सेज के लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इंटरेस्ट 234A का लग जाता है एंड 234F का आपको फीस भी लग जाता है 5000 रुपए तक का। उसके बाद What is the fees for default in furnishing the return under section like 234F का फीस कितना लगता है? अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 5000 का फीस लगेगा, लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो 1000 रुपीज का फीस लगेगा। ये 139AA जो सेक्शन है आधार वाली वो कहां नहीं लगती? तो गाइस मैं एक बात बताऊं, 139AA वाली सेक्शन है वो आपको 4 जगह नहीं लगती। एक तो आप अगर मान लो जम्मू कश्मीर, मेघालय या आसाम में रहते हो, या आप नॉन रेजिडेंट हो या नॉन इंडियन सिटीजन हो, या फिर 80 ईयर्स या उससे ज्यादा की एज हो गई है तो उन पे ये सेक्शन नहीं लगती है करके, ठीक है। उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 11 मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये मैंने आपको दे रखा है एक बढ़िया सा क्वेश्चन, सीए फाइनल और इंटरमीडिएट के आरटीपी से लेके मैंने दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, इसको मैं नहीं कराऊंगा। आपको अगर चाहिए तो यहां से आप देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, यहां से आप खुद ही देख लीजिए और फिर बताइए इसमें क्या इसको रिटर्न फाइल करना है या नहीं। और क्वेश्चन नंबर 12 वही वाला है जो मैंने आपको अभी वहां कराया था कॉम्पैक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो था अपडेटेड रिटर्न वाला जो मैंने कॉम्पैक्ट में कराया था वो का वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 एक छोटू सा क्वेश्चन है जो कि नया क्वेश्चन है जो कि सितंबर 2025 के एग्जाम में आया था। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेट विद द अप्रोप्रिएट रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये फॉल्स है या ट्रू है? पहला, एन इनकम टैक्स रिटर्न कैन बी रिवाइज ओनली वंस। ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो, तो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स करके। Updated return under section 139(8)(a) cannot be filed if the original return is a loss return under section 139(3). ये गाइस ओरिजिनल रिटर्न अगर लॉस था तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो 139(8)(a) में और इसमें आप अगर इनकम बता रहे हो तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। देखो अपडेटेड रिटर्न में आप अगर लॉस नहीं बता सकते, अपडेटेड रिटर्न में आप लॉस नहीं बता सकते, बट अगर ओरिजिनल रिटर्न आपका लॉस रिटर्न था बट अपडेटेड रिटर्न में अगर आप इनकम बता रहे हो तो क्या फाइल कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस, फाइल कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो गाइस दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक 12। तो यहां पे आपका 12वें नंबर का टॉपिक था जो कि लास्ट टॉपिक अपन बोलते हैं वो आपका कंप्लीट हो गया। एंड आपको मजा आ रहा होगा ये रिवीजन लेक्चर देख के, और मैंने इतना एग्जॉस्टिव रिवाइज कराया है ना, इसको रिवाइज कराने के लिए मैंने 1 घंटा और 11 मिनट के करीब टाइम लिया है। इसमें पूरा टॉपिक कराया है, उसके साथ में जितने भी क्वेश्चन थे वो सब क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। और एग्जाम में ध्यान रखना 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। आप लिख के ले लो, 4 मार्क का क्वेश्चन है वो यहां से आएगा ही आएगा। एंड गाइस आप पढ़ना चालू कर लो, अच्छे से पढ़ो करके, ठीक है। एक टीडीएस टीसीएस टॉपिक का जो रिवीजन लेक्चर डाला है मैंने, उसमें मैंने क्वेश्चन नहीं कराए, बाकी सब जगह मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूं करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।